हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अगर आप यूपी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी भी डेट आ चुकी है। यूपी वीडियो एग्जाम की भी डेट आ चुकी है, ठीक है। और यूपी बीएड एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम का भी डेट है 15 जून को। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में करा दिया है। आज हम 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। हमारा ऑप्शन है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती हैं, ठीक है, केंद्र सरकार में निहित होती हैं। देखिए, सूचियाँ 3 प्रकार की बनाई गई हैं हमारे संविधान में। एक होता है राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। ध्यान दीजिएगा कि राज्य सूची में राज्य से रिलेटेड जो भी कानून होते हैं वो बनाए जाते हैं, केंद्र में केंद्र से रिलेटेड होते हैं, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों से रिलेटेड कानून बनाए जाते हैं। लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध को प्रबुद्ध कहाँ से प्राप्त हुआ था। हमारा ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगिरी, ठीक है। बुध को प्रबोध कहने का मतलब है कि बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में। बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। 35 वर्ष की आयु में पूछता है, वर्ष भी पूछता है कि कितने वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पीपल वृक्ष के नीचे, ये भी पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हर साल मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कह रहा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। हमारा ऑप्शन है चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो प्रथम गैर प्रधानमंत्री कौन बने थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई, ठीक है। जो मोरारजी देसाई थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। ये कौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो 4वें नंबर के, यानी चौथे नंबर के ये प्रधानमंत्री थे। ध्यान दीजिएगा, ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह भी मोरारजी देसाई ही थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। हमारा ऑप्शन है संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, नौकरशाही के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। वास्तव में जो पावर होता है वो किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। पूछ रहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। हमारा ऑप्शन है 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वह 65 वर्ष की होती है, ठीक है। 65 वर्ष की आयु होती है सेवानिवृत्ति की, ठीक है। और अगर पूछ दे उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का, अगर पूछ दे कि उसमें कितनी आयु होती है सेवानिवृत्ति की, तो बताइएगा 62 वर्ष, ठीक है।
62 वर्ष आयु होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय की 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? हमारा ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाए गए हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक एक को हम जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है। पूछता है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को दिया गया है। तो याद रखिएगा भाग 4 में, भाग 4 में संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को दिया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि राज्य के नीति निर्देशांक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। इतने सारे पॉइंट इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? हमारा ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। और ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के गुरु थे। क्रम भी कभी कभी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा प्रदेश में धूल दानव क्या है? पूछ रहा है कि सहारा प्रदेश में धूल दानव क्या है? प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी, धूल से युक्त हवा, बालू का स्तूपों का खिसकाव, धूल भरी वर्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी को सहारा प्रदेश में धूल दानव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, हमारा ऑप्शन है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। ठीक है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो जो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर है। ठीक है, संगमरमर कायांतरित सेल का ये उदाहरण है। संगमरमर है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? हमारा ऑप्शन है चीन, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया। तो विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये पहले नंबर पे है विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है? हमारा ऑप्शन है निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण, घाटे के बजट पर प्रतिबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्यात प्रोत्साहन। जो अवमूल्यन है वह निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है वह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है चितरंजन, पेरम्बूर, वाराणसी, कपूरथला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है वह वाराणसी में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है वह वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? हमारा ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ठीक है, तो फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है महाद्वीप? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है चेन्नई में, मसूलीपट्टनम में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो फोर्ट विलियम है वो कलकत्ता में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो वीडियो कराया था, जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था जीके जीएस का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 20, इससे पहले मैंने जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 20 कराया है। यानी कि जो मैंने कल वीडियो को अपलोड किया है उसमें एक मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था कि बीटी बीज जो है वो किससे संबंधित है? बीटी बीज किससे संबंधित है उसको आप सही कर लीजिएगा कि ये कपास से संबंधित है। गलती से मैंने चावल बोल दिया था, ये कपास से संबंधित है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? हमारा ऑप्शन है ट्रांसएमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, अनुवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन को अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? हमारा ऑप्शन है यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके जलीय विलयन में जो लाल लिटमस होता है वह नीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? हमारा ऑप्शन है इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम, आईओ पोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हमारा ऑप्शन है हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में जब कमी होती है तो दिल का दौरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषम कौन सा है? हमारा ऑप्शन है संगमरमर, चाक, चूना, बुझा चूना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बुझा चूना है। ये तीनों से, इन चारों में सबसे अलग है। जो बुझा चूना है ये अलग है। ठीक है, देखिए ये जो संगमरमर है, चाक है और चूना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के क्या है, ये विभिन्न रूप हैं, संगमरमर, चाक और चूना। और इन तीनों से ये बुझा चूना क्या है, अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? हमारा ऑप्शन है जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणुओं के द्वारा निम्नीकृत किया जाता है। ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा इसको निम्नीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? हमारा ऑप्शन है तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा। बड़े शहरों में वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित सीसा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या है? किसी प्रोग्राम में बग क्या है? ये बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। हमारा ऑप्शन है स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बग है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का एरर है। क्या ये एक प्रकार का एरर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट स्प्रीट क्या होती है? हमारा ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल एल्कोहल। जो कास्ट स्प्रीट है, मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्प्रीट बोला जाता है। ठीक है, अगर इसका फार्मूला पूछ दे, तो क्या हो जाएगा, CH3OH। CH3OH इसका फार्मूला होता है। कास्ट स्प्रीट क्या है, तो मेथिल एल्कोहल है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
फ्रेंड्स, इससे पहले ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को भी कराया हुआ है। आप जा कर, और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जा कर के देख सकते हैं। मैंने पिछले सालों के 2018 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया हुआ है, वो भी डिटेल में अच्छे से सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, यानी पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को मैंने सॉल्व कराया हुआ है। आप जा कर के उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने एनालिसिस करते हुए एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया है, तो आप जा करके उसे देख लीजिएगा। निश्चित रूप से जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे।